है गाइस, सो आज हम बात करेंगे अदर लॉ में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में चारों चैप्टर के अंदर। देखो मैंने ना पूरा May 23 पढ़ा है, पूरे मॉड्यूल पढ़ा है और बहुत सारे RTP MTP PYQ सब करे। तो मुझे पता है जहाँ से कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस रहते हैं। तो जो मैं तुम्हें चारों चैप्टर के टॉपिक्स बताऊंगा वो तो तुम्हें करके जाने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो। उसके अलावा भी तुम एक बार बुक रीड ज़रूर करना, ठीक है ना। सो मैं तुम्हें बताऊंगा बुक से। बेस्ट रहेगा तुम मेरे साथ साथ बुक खोल लो या फिर एक कॉपी में टॉपिक्स लिखते रहो, या फिर बुक खोल लो, सबसे बेस्ट तो वही है। और मेरे साथ मार्क करते रहो जो भी मैं तुम्हें टॉपिक्स बता रहा हूँ। तो सबसे और हाँ, कॉर्पोरेट लॉ की मैंने वीडियो डाल दी है। कॉर्पोरेट लॉ के लिए भी जो भी सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उसका वीडियो मैं एक बार तुम्हारे को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको भी ज़रूर चेक करना। बस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो भी, अगर तुम वो भी कर लेते हो ना बहुत सही रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे अपन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। मैं तुम्हें पेज नंबर वगैरह भी बता दूंगा ताकि तुम्हारे को भी मार्क करने में आसानी रहेगी। तो देखो इसमें 3 यूनिट है। सबसे पहले है गारंटी और इंडेमनिटी वाली। सो इसमें सबसे पहले पेज नंबर 1.2 पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से मैंने देखा है ना, तो ज़्यादातर केस स्टडी वगैरह पूछते हैं ये लोग, इसलिए तो तुम्हारे को जो इसके अंदर के पॉइंट्स होंगे ना वो तुम्हारे को याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि केस स्टडी से तुम्हारे को पॉइंट क्लिक होगा दिमाग में कि यार ये पॉइंट के बारे में बात कर रहा है और उसके बारे में तुम्हें लिखना पड़ेगा। तो ऐसे तुम्हारा आंसर सही आएगा, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल्स एक बार ज़रूर रीड करना। बुक के अंदर जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं ना इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभी तो वो केस स्टडी में सेम एग्जाम्पल दे देता है और सेम पूछ लेता है, तो एग्जाम्पल सारे रीड करके जाना। तो देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में यहाँ से एग्जिस्टेंस ऑफ लॉस होना चाहिए, ये सब तो आगे। देखो ये भी चांसेस है कि वो, ज़्यादातर तो वैसे केस स्टडी ही आता है, लेकिन ये भी चांसेस है कि वो राइट्स वगैरह भी पूछ ले, राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, इंडेमनीफायर, ये सब कुछ भी मतलब। तो इसको भी एक बार थोड़ा करके जाना। 1.5 पेज नंबर पर राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर वैन सूट, जो ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड पॉइंट दे रखे हैं ना, ये करके जाना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, एसेंशियल फीचर्स, देखो ये तो सब नहीं पूछता ये। टाइप्स ऑफ गारंटी टॉपिक है 1.9 पेज पर, टाइप्स ऑफ गारंटी ये ज़रूर करके जाना। कंटिन्यूइंग गारंटी, इससे केस स्टडी आने के मैंने देखे। उसके बाद एक लाइन है 1.12 पेज नंबर पर, तुम पढ़ोगे लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव। को एक्सटेंसिव मतलब होता है जितनी लाइबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की है ना उतनी ही लाइबिलिटी श्योरिटी की है, याद रखना ये मतलब तुम अपने आंसर में लिख सकते हो, इससे थोड़ा अच्छा रहेगा। अब इसके अंदर जो नीचे दिख रखे हैं ना 4 पॉइंट, इसमें से चौथा पॉइंट भी मैंने मार्क कर रखा है, इसको भी पढ़ के जाना। श्योरिटीज लाइबिलिटी कंटिन्यूस इवन इफ द प्रिंसिपल डेटर हैड नॉट बीन स्यूड। ये अगर प्रिंसिपल डेटर को स्यू भी नहीं करा तब भी श्योरिटी की लाइबिलिटी तो बनी रहेगी, ये लिख रहा है। ये पॉइंट भी एक बार देख लेना, इसमें से केस स्टडी सेम आ रखा है इसलिए। उसके बाद है डिस्चार्ज। देखो ये टॉपिक है ना ये इंपॉर्टेंट है। 1.13 पेज नंबर पे आओगे ना, 8th वाला टॉपिक डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। इसमें बाय रेवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर और इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो इसमें तुम मेरे लॉ के नोट्स पढ़ोगे ना, उसके अंदर तुम्हारे को, इसको मैंने बहुत ही शॉर्ट में एक पेज के अंदर ही सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं, वो याद कर लेना, ऐसे समझ आ जाएगा। और ये जो पॉइंट्स है ना इससे टॉपिक मतलब ये जो इसके अंदर नीचे पॉइंट्स है ना उससे सेम केस स्टडी आता है और ये पॉइंट्स वो पूछ रहा होता है, इसमें से एक कोई पॉइंट। तो इसमें तुम्हें सारे पढ़ने पड़ेंगे ये वाले पॉइंट्स। ये पूरा ही टॉपिक डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी में तीनों के अंदर जो भी जितने पॉइंट्स है वो सब। केसेस व्हेन श्योरिटी नॉट, 1.17 पेज पर तुम केस वेयर श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज, इसमें जो 2 पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी करके जाना। बाकी अच्छा ये तो उसके अंदर ही आ जाएगा पूरा। उसके बाद राइट्स ऑफ श्योरिटी, राइट्स आगे देखो इसके अंदर है ना ये 1.19 पेज पर ये चार्ट दे रखा है ना, इसको ही पढ़ लेना, इसको याद कर लेना, पूरा समझ आ जाएगा। इसमें इतना कुछ है भी नहीं। राइट ऑफ सबरोगेशन, राइट ऑफ इंडेमनिटी, ये सब भी याद कर लोगे ना आ जाएगा। एक बार इनको रीड मार लेना तुम्हें समझ आ जाएगा इसके अंदर होता क्या है, और इनको याद कर लेना सफिशिएंट है। क्या है, राइट्स पूछ ले बाई चांस तो उसका रिस्क नहीं ले सकती, इसलिए फर्स्ट यूनिट में तो यही है और कुछ भी नहीं है, मतलब वैसे ये भी बहुत है। अब दूसरी बात करते हैं बेलमेंट वगैरह की। देखो
इसमें सबसे पहले 1.30 पेज पर आओगे तुम, एसेंशियल एलिमेंट्स में डिलीवरी ऑफ गुड्स है ना, तो इसके अंदर सेकंड लाइन मार्क करना, बेलमेंट इज़ ओनली फॉर मूवेबल गुड्स एंड नेवर फॉर इमूवेबल गुड्स। ये तो, और मनी के लिए भी बेलमेंट नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये लाइन मार्क कर लेना, आ सकती है थोड़ा, शायद एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने मार्क कर रखी है। 1.31 पेज पर पहले पैराग्राफ में ये लिख रहा है ना, पहले पैराग्राफ में सेकंड लाइन, वेयर अ पर्सन इज इन कस्टडी विदाउट पोजेशन ही डज नॉट बिकम बेली। ये याद रखना, इससे केस स्टडी आ सकती है, तो थोड़ा समझ के। और इसके अंदर ये वाला लिख रखा है ना, इसके नीचे फॉर एग्जाम्पल से लेकर नीचे एट लॉकर एट द बैंक, यहाँ तक, इससे एक केस स्टडी आई थी, इसलिए मैंने ये मार्क करा रहा हूँ। अब देखो 1.32 पेज पर आओगे तुम, ग्रेडिटर्स एंड नॉन ग्रेडिटर्स बेलमेंट। भाई देखो ये तो करके ही जाना है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर जैसे आगे मैं बताऊंगा तुम्हें, आगे बहुत सारी चीज़ें, ड्यूटीज़ ऑफ बेलर। देखो ग्रेडिटर्स बेलमेंट, इसमें तुम मेरे नोट्स रेफ़र करोगे ना, उसके अंदर जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, नॉर्मल एक्सपेंसेस, ये सब किस में देने होते हैं, किस में नहीं देने होते, ये सब मैंने उसके अंदर लिख रखा है बहुत अच्छे से। तो तुम इस चैप्टर के मेरे वो वाले नोट्स ज़रूर रेफ़र करना, उससे तुम्हारे को पूरा समझ आ जाएगा। बाकी ड्यूटीज़ तो वैसे इसको तुम छोड़ सकते हो। देखो जैसे इसमें लिख रखा है सेकंड 1.33 पेज पर सेकंड पॉइंट में, ड्यूटी टू पे नेसेसरी एक्सपेंसेस। सो अगर ग्रेड्यूटर्स बेलमेंट है तो बेनिफिट बेलर को नेसेसरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दोनों देने पड़ेंगे। ये सब तुम्हारे को मेरे नोट्स में मिल जाएगा बहुत अच्छे से। तो ये वाला टॉपिक है ना, ड्यूटी टू, मतलब ये बेलर ड्यूटी इन डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन गुड्स बेल्ड। सो इसमें ग्रेड्यूटर्स नॉन ग्रेड्यूटर्स दोनों, तीनों में दे रखा है, 4 पॉइंट है, और दोनों में हर दोनों का दे रखा है, ग्रेड्यूटर्स का भी और नॉन ग्रेड्यूटर्स का भी। तो ये ज़रूर पढ़ के जाना, ये इंपॉर्टेंट है। हम बात करते हैं ड्यूटी ऑफ बेली। देखो ये पढ़ के चल जाना, ये ऊपर जो पैराग्राफ पढ़ रहे, मतलब चार्ट बने हुए, इनको याद कर लेना, बाकी इसमें इतना कुछ है नहीं। और हाँ, इसके अंदर 1.36 पेज में नॉट टू मिक्स द गुड्स, ये ज़रूर पढ़ के जाना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद बात करते हैं राइट ऑफ अ बेलर। देखो बेली का इतना राइट का इतना इशू है नहीं, और राइट द बेलर विल बी लायबल टू कंपनसेट, ठीक है। फाइंडर ऑफ लॉसर गुड्स, देखो फाइंडर ऑफ लॉसर गुड्स है ना 1.41 पेज नंबर पर। तो फाइंडर ऑफ लॉसर गुड्स है, ये है, तुम पढ़ोगे 4th लाइन से पढ़ लो। द फाइंडर ऑफ गुड्स हैज़ नो राइट टू स्यू द ओनर फॉर कंपोजिशन फॉर ट्रबल एक्सपेंसेस, यहाँ से लेकर लास्ट अनटिल देन, यहाँ तक मार्क कर लेना, इसको जरूर पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। और हाँ, इसके नीचे तुम आओगे, नीचे सेकंड पॉइंट लिख रहा है, व्हेन द लॉफुल चार्जेस ऑफ द फाइंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ थिंग फाउंड अमाउंट टू 2/3 ऑफ इट्स वैल्यू। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लेता है कभी कभी, सो ये भी पढ़ लेना। उसके बाद अगले पेज पर 1.42 पर जर्नल लीन और पर्टिकुलर लीन, इसमें नीचे आओगे जर्नल लीन फॉर बैंकर्स, फैक्टर्स, बारफिलिंगर्स, अटॉर्नीज एंड पॉलिसी ब्रोकर, इनके नाम ज़रूर याद कर लेना, इससे आ जाता है कभी कभी केस स्टडी, सो ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 22 भी ज़रूर पढ़ लेना। बात करते हैं प्लेज की, राइट्स ड्यूटीज़, प्लेज बाय नॉन ओनर्स, ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 1.46 पे ये ज़रूर पढ़ के जाना। प्लेज बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये सब जो भी मतलब नॉन ओनर्स के द्वारा प्लेज है, ये ज़रूर याद कर लेना, इसमें आने के चांसेस होते हैं। तो ये वाली यूनिट में भी यही था। एजेंसी वाले में 1.58 पर जो फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ है, इनको ज़रूर पढ़ के जाना। वन 1.61 पेज पर रेक्टिफिकेशन है। रेक्टिफिकेशन में रेक्टिफिकेशन और एसेंशियल्स ऑफ वैलिड रेक्टिफिकेशन, ये जो है ये सब ज़रूर पढ़ के जाना। इसके अंदर सारे पॉइंट याद नहीं करने, स्टार्टिंग के डी तक याद करना, मतलब पढ़ लेना एक बार। सब एजेंट्स और ये रिप्रेजेंटेशन में सब एजेंट, देखो इसमें ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1.65 पेज पर आओगे ना, एक्सेप्शन वेयर एजेंट कैन अपॉइंट सब एजेंट, ये तीनों ज़रूर याद कर लेना, ये आ जाता है बहुत बार। सब्सटीट्यूटेड एजेंट में पढ़े तो एक बार सब्सटीट्यूटेड एजेंट में जो तुम्हारा है ना, रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड पर्सन ड्यूली अपॉइंटेड बाय एजेंट, जो इनमें रिलेशन होता है, तो वो ज़रूरी पढ़ लेना एक बार।
पेज नंबर 1.66 पे लास्ट पैराग्राफ है ना, रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड पर्सन, और अगले पेज पर एज एंड ड्यूटी इन नेमिंग सच पर्सन। ये दोनों ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि इसमें जितना कि केस स्टडीज ही पूछते हैं। राइट्स ऑफ एन एजेंट, बाकी तुम अगर मेरे नोट्स पढ़ोगे ना लॉ के, उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना सारी मैं वो लिखी रखी है, तुम वहाँ से भी तुम पढ़ना ज़रूर। अगर मैं कुछ टॉपिक इसमें नहीं बताया और नोट्स में वो लिखना है ना, तो नोट्स ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है ना। राइट्स ऑफ एन एजेंट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, एक बार हेडिंग पढ़ लेना पूरा चार्ट से, ठीक है ना। ये ज़रूर पढ़ लेना, 1.77 पेज पर है 11th में, पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ एजेंट टू थर्ड पार्टी। इसमें वो खुद लाइबिलिटी होगी उसकी, ये पढ़ना। और राइट ऑफ थर्ड पार्टीज़, थर्ड पार्टीज़ का क्या राइट है और एजेंट का क्या राइट है, ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना। बाकी तो फर्स्ट चैप्टर में तो यही था। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले ये तीनों टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक, तीनों पढ़ने हैं। ये तो तीनों तो मतलब अच्छे अच्छे टॉपिक है, ये तो हो जाएंगे। उसके बाद क्रॉसिंग में देखो, अब इसमें बहुत सारे टॉपिक्स है वैसे तो। सो अगर अदर लॉ की मैं बात करूँ ना, तो प्रायोरिटी पे रखना जनरल क्लॉजेज एक्ट सबसे पहले खत्म करना, फिर इंटरप्रिटेशन खत्म करना, फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म करना, फिर नेगोशिएबल पैनल, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग पढ़ लेना, चारों टाइप्स ये आने चाहिए। अब देखो ये जो है ना, प्रोटेक्शन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द पेइंग बैंकर 2.14 पेज पर, इसमें से हर पॉइंट को तुम्हें समझ लेना कि क्या बोल रहा है, क्या इसमें केस स्टडी आ जाती है कभी कभी कि कब लाइबिलिटी ऑफ बैंक, जो बैंकर की उसकी लाइबिलिटी कब अराइज होती, कम नहीं होती, ठीक है ना। एक्सेप्टेंस एंड एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर, ये तुम एक बार टॉपिक रीड मार लेना, इसमें से वैसे पूछता नहीं है। होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, इनकी दोनों की डेफिनेशन पढ़ लेना, समझ लेना कि कौन होल्डर है, कौन होल्डर इन ड्यू कोर्स, ठीक है ना। और ये एग्जाम्पल 10 जरूर पढ़ना, एक एजेंट होल्डिंग एन इंस्ट्रूमेंट इज़ नॉट अ होल्डर, ठीक है ना। एग्जाम्पल 12 भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2.19 पेज नंबर है, प्रिविलेजेस ऑफ बीइंग होल्डर इन ड्यू कोर्स। जो भी प्रिविलेजेस है ये सारे अच्छे से पढ़ लेना। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इसमें सीधा नीचे आ जाना, ये चार्ट पढ़ लेना, इससे समझ आ जाएगा। बाकी ऊपर इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट ये ज़रूर पढ़ लेना, ये एमसीक्यू उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। इनकोइट इंस्ट्रूमेंट और एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट, देखो एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट और इनके एग्जाम्पल वगैरह मत पढ़ना। जैसे इनकोइट इंस्ट्रूमेंट है ना, तो इसमें जो पहले पैराग्राफ है ना, पहला पैराग्राफ और यहाँ से पहला पैराग्राफ और ये वाला पैराग्राफ ऊपर तक, बस यही पढ़ लेना। और उसके बाद एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। एट साइड ऑन प्रेजेंट मैच्योरिटी, मैच्योरिटी तो देखो तुम्हें पता ही होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज फाउंडेशन में पढ़ाई है तो उतना इसका रेलिवेंस नहीं है, वो तुम्हें सब आता होगा। देखो और अब है 2.27 पेज पर इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी इन नेगोशिएशन, डिलीवरी ये वाला टॉपिक ज़रूर रीड मार लेना, कैसे केस स्टडी आ जाता है। वेरियस काइंड्स ऑफ इंडोर्समेंट 2.29 पेज पर लास्ट टॉपिक है, वेरियस काइंड्स ऑफ इंडोर्समेंट। तो ये ज़रूर पढ़ के जाना, इसके अंदर कौन कौन सी टाइप ऑफ इंडोर्समेंट है, इसमें क्या है बहुत ज़्यादा चांस होते हैं केस स्टडी आ सकता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंडीशनल इंडोर्समेंट, ये जो सेंसरी कोर्स, ये सब ज़रूर पढ़ के जाना। कन्वर्जन ऑफ इंडोर्समेंट इन ब्लैंक इनटू इंडोर्समेंट इन फुल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर पढ़ के जाना। एग्जाम्पल नंबर 27 भी पढ़ के जाना। 2.35 पेज पर कैंसिलेशन ऑफ इंडोर्समेंट, ये पढ़ के जाना। नेगोशिएशन बैक, देखो ये नेगोशिएशन बैक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ज़रूर पढ़ के जाना। इसके अंदर जैसे ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, डी ने ई को दिया, ई ने एफ को दिया। अब एफ ने वापस अगर पहले वालों को किसी को दे दिया तो जो बीच के पर्सनस हैं उनकी लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगर किसी ने लिख रखा है सेंसरी कोर्स तो उनकी लाइबिलिटी बनी रहेगी, ये तुम पढ़ लेना तब समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 31 है, ये पढ़ लेना अच्छे से। और नेगोशिएशन बैक भी, मतलब उसने अगर सेंस रिकॉर्ड्स पहले लिख रखा है ना, तो बीच वाले जो बंदे थे पहले वाले केस में तो इसकी डिस्चार्ज हो गई थी, इनकी लाइबिलिटी दूसरे वाले में नहीं होगी। फिर 2.37 पेज नंबर पर डी पॉइंट है, वो ज़रूर पढ़ लेना।
2.38 पेज पर लास्ट पैराग्राफ है द पार्टी हु कंसर्न्स टू अल्ट्रेशन एज वेल एज पार्टी हु मेक्स द अल्ट्रेशन, ये वाला पैराग्राफ ज़रूर पढ़ लेना। इससे लेकर एनी अल्ट्रेशन इज मटीरियल, ये टॉपिक इंक्लूडेड, इनको पढ़ लेना। बाकी तो इतना बड़ा टॉपिक है ये। डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये रहने दो अभी, ये तो नॉर्मल है, इसमें इतना आता नहीं है। ये जो लास्ट के टॉपिक इसके थोड़े कम इम्पॉर्टेंट है, जो मेनली आते हैं वो बता रहा हूँ मैं तो तुम्हें। तो इस चैप्टर में तो यही है। क्वेश्चन में मैंने मार्क कर रखे, क्वेश्चन नंबर 6 है ना 2.59 पेज नंबर, क्वेश्चन 6 कर लेना, क्वेश्चन 7 कर लेना और क्वेश्चन 8 कर लेना। जनरल क्लॉजेज एक्ट की बात करते हैं, इसके अंदर मैं तुम्हारे को जो डेफिनेशन बताऊंगा वो ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है ना। जनरल क्लॉजेज एक्ट बहुत ही रिपीटेटिव डेफिनेशन है। सबसे पहले 3.6 पे प्रीएम्बल की, ये तो भाई बहुत ज़्यादा आती रहती है, इसको अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद ऑन द अदर एंड अप्लाई टू इंक्लूड, देखो ये है ना शैल और में, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, ये सब ये तुमने पढ़ा होगा, ये आगे आएगा वैसे इंटरप्रिटेशन में, तो वहाँ पे बात करते हैं चलो इसकी। बाकी एफिडेविट की डेफिनेशन 3.10 पेज पर एफिडेविट की ज़रूर पढ़ना। गुड फेथ का मतलब समझ लेना कि जो ऑनेस्टली हो, ऑनेस्टली करा हो, चाहे नेग्लिजेंटली हुआ या ना, मतलब नेग्लिजेंटली भी करा है ना तब भी गुड फेथ मानते हैं, ये याद रखना। 3.14 पेज पर 9th, ठीक है ना। अब बात करते हैं 3.15 पेज पर 12th इमूवेबल प्रॉपर्टी, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो ज़रूर कर लेना, बहुत ज़्यादा पूछता है। एग्जाम्पल नंबर 16 और 17 दोनों करना। 17 पर ओथ की डेफिनेशन है, 3.17 पर वो भी करना। 3.17 पर ही 20 में पर्सन की डेफिनेशन है, ये भी ज़रूर करना। ऑफिशियल गैजेटेड 19, ये भी ज़रूर करना। और बाकी कोई भी करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी तो सब नॉर्मल ही है। कमिंग इनटू ऑपरेशन ऑफ एनैक्टमेंट ऑफिशियल। एग्जाम्पल नंबर 18 ज़रूर पढ़ लेना एक बार, ये वाला ज़रूर टॉपिक पढ़ना। 3.20 पेज पर इफेक्ट ऑफ अपील, मतलब रिपील, इसमें क्या है रिपील मतलब स्टार्टिंग से उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हटा देना, ठीक है ना। बस ये वाला ही पढ़ना। उसके बाद नीचे ये जो है ना रिपील ऑफ मेकिंग टेक्सुअल अमेंडमेंट, ये सब कुछ भी नहीं पढ़ना। इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये सब कुछ भी नहीं पढ़ना, इनको भी एक बार पहले रीड मार लेना। एग्जाम्पल नंबर 20 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 3.2 फेज पर जेंडर एंड नंबर, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इससे मैंने क्वेश्चन देखे खूब तो नहीं, मतलब थोड़े बहुत देखे। जनरल क्लॉजेज एक्ट में यही था। इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं। इंटरप्रिटेशन में देखो इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन 4.4 पेज पर। उसके बाद देखो रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिटरल कंस्ट्रक्शन 4.9 पेज पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ कौन कौन से तुम्हें याद करने हैं। लिटरल कंस्ट्रक्शन अच्छे से याद करना, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन अच्छे से याद करना, हारमोनियस कंस्ट्रक्शन भी करना ही पड़ेगा। हिडेंस रूल में वो 4 केस हैं, 4 मतलब व्हाट इज जो भी है वो याद जरूर कर लेना। बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन जाने दो, एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन जान दो, एडजस्टम जनरस ये ज़रूर कर लेना, इससे क्वेश्चन आता है खूब बार। और डॉक्ट्रिन तो दोनों ही करनी है, नॉसेटरोसिस और कॉन्टेम्पोरेरी एक्सपोजिटो, ये तो दोनों ही करनी है। अब बात करते हैं इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन। इसमें देखो याद सबकी करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब बेसिकली 4 से 5 याद कर लेना। इसमें सबसे मेन तो देखो प्रीएम्बल का, और इसके अंदर वैसे नॉर्मल ये पूछते इतना कम है, तो बेसिकली एक्सटर्नल एड से ज़्यादा पूछते हैं, लेकिन इसमें तुम लॉन्ग टर्म प्रीएम्बल स्टार्टिंग के क्या है, जो भी तुम्हें इसमें से सारे में से 5-6 आसान लगे ना वो हेडिंग के साथ याद कर लेना, सबसे बेस्ट रहेगा। इसमें लॉन्ग टाइटल तो कर ही लेना, प्रीएम्बल कर लेना। इलस्ट्रेशन ध्यान रखना, सेक्शन का पार्ट नहीं होता इसमें, हर चीज़ है वो, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर बेसिक जिसमें से एमसीक्यूज होने के चांस है, तो वो है। इंटरनल में इतना नहीं है। डेफिनेशनल सेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन क्लॉसेस 4.25 पे लास्ट में ई मैन है, ये भी करना।
इसके अंदर ये 4.26 पेज पर ये तीनों है ना, रेस्ट्रिक्टिव, एक्सटेंसिव, एम्बिगियस, ये सब ज़रूर करना। ये वही है, मीन्स एंड इंक्लूड्स टू अप्लाई टू इंक्लूड, वही है, ये इजीली हो जाएगा। एक्सटर्नल एड्स की बात करते हैं। देखो एक्सटर्नल एड्स के अंदर क्या करना, यूज़ ऑफ फॉरेन डिसीजन ज़रूर करना, डिक्शनरी मीनिंग ज़रूर करना, ये दो मोस्ट है, और यूसेज, ये तो करना ही करना। बाकी तो नॉर्मल है, इतना कुछ आता नहीं है। बाकी तो यही था इस वीडियो में। और हाँ, एक चीज़ और कर लेना, 4.34 पेज पर लास्ट में है गोल्डन रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन टू अ सर्टेन, ये ज़रूर कर लेना, ये भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस यही है, ये सारे टॉपिक जो मैंने बताए हैं ये प्रायोरिटी बेसिस पर करना, सबसे पहले ये करने ही करने हैं। तो यही था आज की वीडियो में।